नाज़रीन छठी मौसम फ़खर में खुश आमदीद। ले जनाब, बंदा मोतबर हो, अहम तरीन ओहदे पर बैठ भी रहा हो, ज़िंदगी के अंदर तमाम आसाइशें इंजॉय भी कर रहा हो और सबसे बढ़कर ये कि वो सरकारी प्रोटोकॉल और तमाम तर जो भी चीज़ें लवाजमान हैं वो भी इंजॉय कर रहा हो, और फिर भी वो छोटी छोटी ठगियाँ कर रहा हो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तो जनाब ये बात कुछ जचती नहीं है। और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे बड़े लोग जो हैं, एक वक्त होता था कि छोटे ओहदे पर भी अगर बड़े लोग बैठे हो ना तो वो अपने ओहदे को बड़ा कर देते थे, और बाज दफा बड़े ओहदे पर अगर छोटे लोग आकर बैठ जाएं तो वो बड़े ओहदे को भी छोटा कर देते हैं। छोटी सी मिसाल पेश करता हूं आपके सामने। भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हंगामा मचा हुआ है बेंचेस के इख्तियारात के हवाले से मुकदमे को लेकर, और ये चीजें ये महाज रही इस हद तक तूल पकड़ चुकी है कि जनाब अब जनाब मंसूर अली शाह साहब, जो कि अब खतबाज जज के तौर पर भी मशहूर हो चुके हैं, उनके बारे में नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और इन इंकशाफात के हवाले से जो ताज़ा तरीन इंकशाफ आया है सामने, वो खुद उन्हीं की अदालत के एक एडिशनल रजिस्ट्रार की तरफ से सामने आया है। और ये वही एडिशनल रजिस्ट्रार साहब हैं जिनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई खुद जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनिशिएट की है। और इस एडिशनल रजिस्ट्रार की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इस कार्रवाई को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसके ऊपर अब एक 6 रुकनी बेंच बन चुका है जिसने कल इस मामले की समाअत करनी है। अब इस जो पिटीशन जो उनकी तरफ से अपील जो दायर की गई है उसमें बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का एक इंकशाफ है। मैं उसको अजीबोगरीब इस वजह से कह रहा हूं कि इतने बड़े ओहदे पर मौजूद शख्सियत के ऊपर जो बात अब एडिशनल रजिस्ट्रार की तरफ से की गई है, वो मेरा नहीं ख्याल कि उनके ओहदे पर जेब देती थी अगर उनके यानी एडिशनल रजिस्ट्रार की ये बात दुरुस्त है। एडिशनल रजिस्ट्रार ने इल्ज़ाम आयद किया है अपनी इस रिट पिटीशन के अंदर, जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, कि जनाब ये जो अदालत उज़्मा के हुक्मनामे हैं इनमें समाअत की तारीखों के लिए रद्दो बदल किया गया है। और ये इल्ज़ाम बराह रास्त ये इल्ज़ाम का ताल्लुक बराह रास्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर है। और ये इल्ज़ाम ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा संगीन है, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस इल्ज़ाम के फ्यूचर के अंदर कुछ इसके असरात भी सामने आ सकते हैं, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें इसी एडिशनल रजिस्ट्रार की रिट पिटीशन पर को देखना होगा, और इस रिट पिटीशन में जो उनका कंटेंट है उसको मद्देनजर रखना होगा। अब इसके लिए जो उन्होंने अपील के अंदर अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसमें इंट्रा कोर्ट अपील में एडिशनल रजिस्ट्रार का ये कहना है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही के अंदर जो बेंच है वो कार्रवाई कर रहा था। इस मुकदमे का जो बेंचेस के इख्तियारात के हवाले से था, ये 13 जनवरी को इसकी समाअत होती है, और कोर्ट के अंदर इस बात का ऑर्डर दिया जाता है कि इस मुकदमे की समाअत अब 27 जनवरी को होगी। ठीक है जी। और इंट्रा कोर्ट अपील में एडिशनल रजिस्ट्रार का ये कहना है कि पहले ये ऑर्डर आता है कि 27 जनवरी तक इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, फिर बाद अज़ां इस ऑर्डर की तारीख में तब्दीली की जाती है, और दूसरे हुक्मनामे में समाअत की तारीख 27 जनवरी को बदलकर 16 जनवरी रख दी जाती है। ये उनका एक पहला इतराज़ है कि जनाब जो ऑर्डर पहले इशू किया गया, जो कोर्ट के अंदर ऑर्डर इशू किया गया, उसके अंदर जो तारीख थी वो 27 जनवरी थी, और बाद में इस तारीख को तब्दील करके जो तारीख है वो 16 जनवरी को रख दी गई। मेरा ये ख्याल है कि वो ये कहना चाहते हैं कि ये एक मिसकम्युनिकेशन थी पहले ऑर्डर में और दूसरे ऑर्डर में, जो रजिस्ट्रार ऑफिस को शायद उसको प्रॉपर्ली कन्वे नहीं किया गया। लेकिन उनका इस पिटीशन के अंदर जो दूसरा एतराज़ है, यानी जो दूसरी ठगी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लोग जानते हैं, वो उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर कोई जज साहब समाअत से या बेंच से खुद को अलग कर लेते हैं तो अमलन वो बेंच टूट जाता है, और फिर उस बेंच की असर नौ तश्कील दी जाती है, और असर नौ तश्कील के लिए जो मामला है वो चीफ जस्टिस को भिजवाया जाता है। पहले चीफ जस्टिस खुद असर नौ ये जो बेंचेस हैं उनको फिक्स कर देते थे, और अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाफिजुल अमल होने के बाद जजेस की एक कमेटी बन गई है, और वो कमेटी उसका फैसला करती है। ये जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 16 जनवरी को समाअत के दौरान एक जज साहब ने खुद को मज़कूरा बेंच से अलग कर लिया था। अब अगर मैं आपको 16 जनवरी तक लेके जाऊं तो इस बेंच के अंदर 3 जज साहबान थे। उनमें से एक थे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, दूसरे थे जनाब जस्टिस इरफान सादत साहब,
तीसरी जज साहिबा थी जनाब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। इस केस की इब्तदाई समाअत के बाद आयशा मलिक साहिबा को वो जो है वो अलग हो गई इस समाज से, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दिया गया। इरफान सादत साहब की जगह पर जनाब अकील अब्बासी साहब को इस बेंच के अंदर शामिल किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बेंच इब्तदा में ही टूट गया था और उस बेंच से जज साहिबान ने अपने आप को जब अलग किया तो उसके लिए एक नए बेंच की तश्कील जरूरी थी। और जनाब एडिशनल रजिस्ट्रार इसी हवाले से अपने उस वो जो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से नोट गया था जनाब जजेस कमेटी को, मेरा ख्याल है कि उस चीज को ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता ये जो डिफेंस वो लेने की कोशिश कर रहे हैं वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो अलग बात है। लेकिन जो उनका स्टैंड है जनाब नजर अब्बास साहब का, वो ये कहते हैं कि जनाब इसके अंदर मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर मुकदमे को फिक्स करने की बजाय उसको रेगुलर बेंच के अंदर फिक्स कर दिया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बेंच की अपनी सवाबदीद है। यानी मंसूर अली शाह साहब ने खुद जो है वो तारीखों को आगे पीछे किया, और फिर जब बेंच जो है वो जज साहब ने उसको अलग कर लिया तो मंसूर अली शाह साहब को इस मामले को बेंच की असर नौ तश्कील के लिए मामले को जजेस कमेटी को भेजना चाहिए था। और जजेस कमेटी जब उसके ऊपर नया बेंच तश्कील दे देती तो फिर उनको अपनी समाअत करनी चाहिए थी। और यहाँ पर जजेस कमेटी ने बेंच के से जज साहब के अलग होने के बाद इस मामले को रेफर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। लिहाजा अब जनाब मंसूर अली शाह साहब का ये जो सीन था ये हो गया खत्म। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो दूसरी डेवलपमेंट है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। वो इस वजह से कि इस सारे मामले के अंदर जो इश्यू है वो है 26वीं तरमीम। जिससे ये बेंचेस की तश्कील के हवाले से मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक जनाब मंसूर अली शाह साहब का एक ही इशू है और वो है 26वीं तरमीम। और ये इशू आज का नहीं है, ये इशू उस वक्त से है जब 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर किया गया था और उसके नतीजे में जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको कम कर दिया गया था और टॉप मोस्ट 3 जजेस में से एक जज साहब को चुनने का इख्तियार दे दिया गया था कमीशन को। और उसमें से फिर जो सूरत हाल हमारे सामने आई कि वो जो 3 जजेस थे उसमें से जनाब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हो गए माइनस, और तीसरे नंबर पर जो जज साहब मौजूद थे सीनियरिटी में जनाब याही अफरीदी साहब, वो बन गए चीफ जस्टिस। और यही वो नुकता था जिसको अभी तक शायद डाइजेस्ट नहीं कर सके जनाब मंसूर अली शाह साहब। अब इस सारे सिनेरियो में चूंकि 26वीं तरमीम के हवाले से भरी अदालत के अंदर भी रिमार्क्स दिए गए कि जनाब ये तो हमारा दबाव था जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम को समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया है। अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये आई है सामने कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी अचानक जो है वो दरखास्त दायर कर दी है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। और जो चैलेंज किया है तहरीके इंसाफ ने उसमें उनका ये कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम को काला दम करार दिया जाए। और ये दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब के तवस्सुत से दायर की गई है। और दरख्वास्त में तहरीके इंसाफ ने आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा की है। और उनका ये भी कहना है कि हतमी फैसले तक 26वीं तरमीम के ऊपर भी अमल दरामद को रोका जाए, यानी उस पर स्टे ऑर्डर दिया जाए। और हतमी दरख्वास्त उनकी ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को काला दम भी करार दिया जाए और 26वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदामात को भी काला दम करार दिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोखाल को तब्दील नहीं कर सकती और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ भी कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो भी इस वजह से मैंने ये जो 2 चीज़ें आपके सामने रखी हैं ये इस वजह से रखी हैं कि ये सब कुछ एक खास पर्सपेक्टिव के अंदर किया जा रहा है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कल जब इस मुकदमे की समाअत होनी है तो वहां पर भी जो बुनियादी नुक्ता सामने आएगा वो यही आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, लिहाजा ये उसका बेनिफिशरी है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मुकदमे की समाअत करने की बजाय इस मामले को फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के पास भेजे और फिर चीफ जस्टिस की जेर सरबराही जो
کمیٹی ہے ججز کی وہ اس پر حتمی فیصلہ کرے کہ فل کورٹ بنایا جائے گا اور فل کورٹ کب تک بنایا جائے گا اور اس کے لیے کیا پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جائے گا. یہ انفیکٹ بنیادی صورتحال ہے. لیکن اس سارے معاملے میں انٹری ہوئی ہے اور وہ انٹری ہوئی ہے پاکستان کے سب سے زیادہ زیرک سیاستدان جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو چیلنج کیا ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف سے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو وہ کہتے ہیں نا نیویں تھا با کے, تو جو بھگو کے چھتر لگائے ہیں جناب وہ اپنی مثال آپ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر پاکستان تحریک انصاف ووٹ دینے پر اتاولی تھی, وہ ووٹ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے. یہ میں نے ان کو روکا کہ جناب آپ ووٹ نہ دیں, کیونکہ اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا تو آپ کی پولیٹیکل پوزیشن کمزور ہوگی. 26ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور ہو جائے گی. ادروائز پاکستان تحریک انصاف تو 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی. اور یہ انکشاف چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آیا ہے, لہٰذا اس انکشاف کو کسی بھی طور پر رد نہیں کیا جا سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں پر بس نہیں کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس سے آگے بڑھ کر بھی اس پر بات کیا اور کہا کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رہی ہے, 26ویں آئینی ترمیم پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ ہی پاس ہوئی تھی. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات کا بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پاکستان تحریک انصاف نہ صرف لوپ میں تھی بلکہ ان کا کانسنٹ بھی حاصل تھا 26ویں آئینی ترمیم کو. اور یہی وجہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قطعاً کوئی احتجاج نہیں کیا گیا. اور یہ بات بھی اس وجہ سے درست نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے بھی خود بیرسٹر گوہر خان صاحب نے جو مولانا صاحب کے ساتھ ملے تھے, انہوں نے اس کے بعد جو میڈیا ٹاک کی تھی اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم بھی اب 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیں گے. بعد میں جناب اس بات کا اظہار ہوا کہ نہیں 26ویں آئینی ترمیم پر ہم نے ووٹ نہیں دینا. اب پتہ چلا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والی میڈیا ٹاک میں کہ جناب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی تھے جنہوں نے ان کو روکا. اب میں اس کو اگر میں سمرائز کروں تو بنیادی طور پر یہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹھگیاں, یہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹھگیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور عملاً نظر آ رہی ہیں. کیونکہ اگر واقعتاً یہ آئین اور قانون کا معاملہ ہوتا تو وہ جج صاحب جو آئین اور قانون کے حوالے سے اس وقت انصاف پسندی کا قطب مینار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز ہمیں کرتے ہوئے یا آئین اور قانون کے ساتھ اس طرح کی ڈاجنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہ آتے. جب بینچ سے جج صاحب الگ ہو گئے تھے تو اس کی سماعت کو روک کر معاملے کو, جو کہ ٹریڈیشن بھی ہے, معاملے کو واپس بھجوا دینا چاہیے تھا چیف جسٹس کے پاس. اور اگر چیف جسٹس نے غلطی کا ادراک ہونے کے بعد معاملے کو ریگولر بینچ سے ہٹا کر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بھیج دیا تھا تو چیف جسٹس کے اور ججز کمیٹی کے اس فیصلے کے اوپر بھی اتفاق ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ بینچ تو آلریڈی جو ہے وہ جج کی علیحدگی کے بعد ختم ہو چکا تھا. دوسری صورتحال یہ ہے کہ یہ جو تاریخوں میں تبدیلی ہے, یہ تاریخوں میں تبدیلی کیوں کی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخوں میں تبدیلی 20 جنوری کے معاملے کو مد نظر رکھ کر کی گئی. 16 جنوری کو جس طریقے سے مقدمے کی سماعت تھی 27 جنوری تک ملتوی ہوگی. بعد میں آفٹر تھاٹ آیا کہ جناب 20 جنوری کو تو ٹرمپ کی حلف برداری ہے, اور اس موقع پر اگر ہم پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ڈیولپ کریں گے تو اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے اوپر ممکنہ طور پر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کوئی جواب آئے گا. اور اگر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کوئی جواب آئے گا یا ان کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا تو پھر اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ٹرمپ کے ہینڈلرز ہیں یا ٹرمپ جن کو سپورٹ کرے گا ممکنہ طور پر, تو وہ ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے اوپر یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ بلڈ ہوگا. میرے نظر کے اندر یہ سب کچھ, یہ جو ٹھگی شاہ صاحب کی طرف سے جو چھوٹی چھوٹی ٹھگیاں لگائی گئی ہیں وہ بنیادی طور پر اسی وجہ سے لگائی گئی ہیں. لیکن وہ ٹھگیاں نہ صرف اب برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہیں بلکہ ایڈیشنل رجسٹرار کی طرف سے یہ جو کنٹینٹ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے, جو پوائنٹس اپنی پٹیشن کے اندر انہوں نے ریز کیے ہیں, یہ اس سارے معاملے کو بہت ہی زیادہ متنازع بنانے جا رہے ہیں آنے والے ٹائم میں. اور خاص طور پر کل جب یہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے مقدمے کی سماعت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بینچز کی تشکیل کے حوالے سے ایڈیشنل رجسٹرار کی پٹیشن کی سماعت ہوگی, تو یہ ایک نئی صورتحال ہمارے سامنے جنم لے گی. اور دیکھنا یہ ہے کہ کل
کون سا نیا چند چڑھتا ہے، کیونکہ کل کا دن اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا اور سنسنی خیزی بھی اپنے اندر سموئے رکھے گا۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔